हेल्दी टॉक के एक और एपिसोड के साथ। मैं हूं आयशा अरशद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हेल्दी टॉक में हम तमाम फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के तमाम मसाइल पर अपनी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि इनका हल तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ईद उल अजहा करीब है और ईद उल अजहा चूंकि कुर्बानी की ईद है, तो जितना इम्पोर्टेंट जो है इसके मजहबी फ़वाइद हासिल करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करें, उसको अच्छी तरह से सेफली उसको कुक करें और साथ ही साथ में उसकी बैलेंस्ड ईटिंग करें। हमारी आज की हेल्दी टॉक का टॉपिक होगा डाइटरी गाइडलाइंस फॉर ईद उल अजहा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ईद उल अजहा के मजहबी फ़वाइद के साथ साथ इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी आज की गेस्ट से मुतारिफ कराती चलूँ। हमारी आज की गेस्ट क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है मिस सादिया। मैं अहयाई ज़िंदगी की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाने वाली इस हेल्दी टॉक में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा आज का सेशन, होप सो। जी, इंशाल्लाह मिस सादिया। जैसे कि मिस सादिया आप जानती हैं कि यूजुअली लोग जो हैं वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या तो कुछ लोग वेट लॉस डाइट्स पर होते हैं या फिर और स्पेशल डाइट्स के ऊपर लोग होते हैं। तो मिस, जैसे कि आपको पता है कि ईद तो साल में 2 दफ़ा ही आती है एंड एज़ फार एज़ ईद उल अज़हा इज़ कंसर्न तो ये वंस अ ईयर आती है। तो इस ईद पर हम किस तरह से हेल्दी ईटिंग के साथ-साथ फेस्टिव ईटिंग कर सकते हैं, ऐसे अंदाज़ में कि हम अपने ओवरऑल वेट लॉस डाइट को भी सैबोटाज ना करें और एक तरफ से हमारी ना फेस्टिव ईटिंग भी हो जाए? सबसे पहले ये मौज़ू कुछ ऐसा है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जो है लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं कि ईद आ रही है, हम किस तरह से खाएँ? स्पेशली वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो सारा साल जिन्होंने वेट लॉस किया होता है, लेकिन ईद का मौका आते ही उन्हें परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि हम किस तरीके से ईद पर खाएँ कि हम अपना वेट भी गेन ना करें और उसके अलावा जो मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा जिन जो लोग शिकार रहते हैं, जैसे उन्हें तसाबियत के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ हुँ, ऐसे हुँ। लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ के साथ आ रहे होते हैं। तो मैं उस हवाले से बात करूँगी। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की इम्पोर्टेंस एज़ वी ऑल नो कि ये हमारे इस्लाम में बहुत जो है वो हम साल में 2 ईदें हमें मिलती हैं और हम उसमें जो है वो खाते हैं और ये सारा कुछ चल रहा होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा दावतें और ये सब कुछ चल रहा होता हुँ, है। हुँ। तो जो ईद है मैं जो रिकमेंड कभी नहीं करूँगी कि ईद का मौका है और साल में आपको 1 ही दफ़ा या 2 दफ़ा आपको ये ईदें मिली हैं और हम उस पे जो है वो अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर दें और हम उसे हुँ, हुँ। एन्जॉय ना कर सकें। तो हर यस किसी का मैम। दिल चाह रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो खाएँ और वो सब कुछ, लेकिन हम सब लोग कंसर्न्ड भी होते हैं, स्पेशली वो लोग जो हुँ, वेट लॉस जिन्होंने सारा साल किया है, तो वो हुँ, लोग बहुत हुँ, कंसर्न्ड होते हैं कि हम जो है वो किस तरीके से अपने वेट को मेंटेन करते हुए हम ईद को एन्जॉय करें। तो हुँ, सबसे पहले जो मैं बात करूँगी कि वो लोग जिन्होंने सारा साल वेट लॉस किया है, अब ईद के दिन वो किस तरीके से अपने डे का स्टार्ट करें, वो ईद को भी एन्जॉय करें, वो गोश्त भी खाएँ, वो सब कुछ करें, वो प्रॉब्लम्स भी ना हुँ, आएँ और उसके बाद वो उनका वेट भी मेंटेन करें। ये हुँ, जो हुँ, मैं बताऊँगी ईटिंग पैटर्न, ये वेट लॉस हरगिज़ नहीं कराएगा, ठीक है? लेकिन ये वेट को मेंटेन रखेगा, वेट बढ़ेगा नहीं। हुँ, हुँ, क्योंकि मोस्टली हुँ, लोगों हुँ। का ये होता है ईद के दिन 3-4 दिन या 5 दिन उन्होंने खाया और उसके बाद 2 से 4 केजी उनका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। सबसे यस पहले जो मैम। है वो स्टार्ट लेते हैं ब्रेकफ़ास्ट से, डे का स्टार्ट। ईद की हुँ, नमाज़ पढ़ हुँ, के आए हैं, मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो होता ये है कि हम आते ही जो है वो डिज़र्ट जो भी हमारे बना होता है, वो हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, सेवइयाँ होती हैं या व्हाटएवर जो भी। तो सबसे हुँ, पहले हुँ, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अपने डे का स्टार्ट जो है वो एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट से किया जाए। क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो डे के स्टार्ट पे जो है वो इनिशिएट करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्पेशली फीमेल्स जिन्होंने सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना होता है और बहुत ज़्यादा मेहमानों को भी हैंडल करना होता है। यस मैम, तो इस ईद पर तो मेल्स का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हुँ, हुँ, ये वैसे भी ये जो प्लान है वो सब लोग फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो इस तरह से आ रही होती हैं कि हम एक वक़्त में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं, फिर हमें नहीं समझ आ रही होती हम क्या करें।
हुँ, हुँ। तो स्टार्ट जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि इस तरह से लिया जाए कि ब्रेकफ़ास्ट किया जाए, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट लें, बजाए ये कि हम जो है वो हुँ, स्टार्ट पे ही डिज़र्ट्स खाना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट जो है वो हम हेल्दी टोस्ट से ले सकते हैं, एक हेल्दी ऑप्शन है। बट अगेन मैं बात करूँगी उसकी रेसिपी ये होनी चाहिए कि आपने जो स्लाइसेस लेने हैं टोस्ट के, अगर तो वेट कॉन्शियस लोग हैं या जो लोग वेट लॉस डाइट पे थे, वो लोग ब्राउन ब्रेड के हुँ, स्लाइसेस यूज़ करें, और उसकी रेसिपी ये होनी चाहिए कि उसमें जो है सबको पता कैसे बनाते हैं, उसमें जो है वो एग और हुँ, थोड़ा-सा हुँ, मिल्क यूज़ होता है। बट अगेन उसमें शुगर का यूज़ नहीं करना, उसमें शक्कर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसकी या फिर आप हनी का इस्तेमाल जी कर लें, मिस। और एक पिंच जो है वो सिनेमन हुँ, ऐड कर लें। उसके जो है वो हुँ, आप हुँ, 2 से 3 घंटे बाद आप डेज़र्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप बना हुआ है सेवइयाँ वग़ैरह, लेकिन वो भी एक हुँ, हुँ, लिमिट के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हुँ, मोर देन इनफ होगा। उसके हुँ, बाद हुँ, जो पहला हमारे बनता है, वो कलेजियों का सालन बन रहा होता है मोस्टली। तो हुँ, वो हुँ, बहुत ज़्यादा भर-भर के चमचों के साथ नहीं खाना, ठीक है? या रोटी के साथ नहीं खाना। कोशिश करें कि उस जो मील को आप लंच में ले जाएँ। वो आप लंच में जो है हुँ, कलेजियों का हुँ। सालन जो भी है, वो आप गुर्दे कलेजी खा सकते हैं चम्मच के साथ। उसके बाद जो है मतलब कि उसको एज़ अ जो स्नैक कंज़्यूम करने की बजाय आप उसे एज़ अ मील जो है वो कंज़्यूम कर लें। हाँ, इसे राइट मील मैम? मील कंज़्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हुँ, है हुँ, हम जो है लंच की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ तो एक वक़्त में 4-4 डिशेज़ बन रही होती हैं, कोरमा भी बन गया, पुलाव भी बन गया, और हुँ, नहारी और एवरीथिंग वो साथ-साथ चल रहा होता है। तो हुँ, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, एक वक़्त में एक चीज़ खाएँ, एक डिश खाएँ, हुँ, क्योंकि हुँ। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना पोर्शन साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। और जो सबसे यस ज़्यादा गलत चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ ईद वाले दिन स्पेशली वो मैम। सब लोग कहते हैं कि अब हम ईद पर भी सलाद खाएँ, हम लोग सलाद हुँ, को हुँ, बिल्कुल माइनस कर देते हैं। उसके बाद हुँ, हुँ, फ्लूइड इनटेक बहुत कम हो जाता है, और उसके बाद जो बेवरेजेज़ का इनटेक है, वो तो हम पानी की जगह पे ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो सवाब का काम है। तो हुँ, हुँ, ये हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जिसकी वज़ह से हमें इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स और ये सारा कुछ चल रहा होता है साथ-साथ। हुँ, हुँ। तो जो लंच है वो हमने लेना है, एक वक़्त में एक सालन लेना है, उसके साथ रोटी जो भी है वो अपने पोर्शन साइज़ को देखते हुए हमने लेनी है। ठीक। उसके हुँ, हुँ। बाद जो है अगर हम बात करें डिनर में भी इस तरीके से ही जो है वो लेकर चलना है साथ-साथ ही। जी मिस, मतलब कि आपने बताया कि कुछ हम ऐसी टिप्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम फेस्टिव ईटिंग प्रॉपर्ली भी कर सकते हैं। कर बस सकते कुछ हैं। हमें और टिप्स का ख़्याल रखना है। जी, और उसके बाद मैं इसके बाद के बाद मैं प्रॉपर बताऊँगी कि अपनी प्लेट को किस तरीके से बनाना है। जी। सेकंड चीज़ जो थी वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सब लोग मोस्टली लोग ये करते हैं कि कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा लें, कुछ भी खा लें, हुँ, हुँ। लेकिन उसके हुँ, बाद हुँ। ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हुँ, हुँ। मतलब कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हमने बहुत ज़्यादा भी खा लिया है और भी सब कुछ ठीक हो गया। दिस इज़ हुँ, वेरी हुँ। रॉन्ग। ये एक मिथ है कि हुँ, हुँ। उसके बाद अगर हम ग्रीन टी पीते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स ग्रीन टी के साथ बाइंड कर जाते हैं, या जो भी हम ले रहे होते हैं अपनी टीज़ वगैरह, उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, सिर्फ़ एक खोखली कैलोरीज़ हमें मिल रही होती हैं, जो कि सिर्फ़ हमारे वज़न में इज़ाफ़े का बायस बन रही होती है। तो हमें ये हुँ, करना है हुँ। बेसिकली कि अपनी एक तो पोर्शन साइज़ को देखना है, सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल लाज़मी साथ रखना है, और जो हम फ़िज़ी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसको रिप्लेस कर देना है मिंट मार्गरीटा से। मिंट हुँ, मार्गरीटा हुँ। की रेसिपी वो वाली नहीं होगी जो कि रेस्टोरेंट्स में हमें मिलता है या बाज़ार से हमें मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। मिंट हुँ, हुँ। मार्गरीटा की रेसिपी में जो है वो हमारे पास लेमन यूज़ होगा, पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको मीठा करना है तो उसमें आप शक्कर का इस्तेमाल या हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा-सा पुदीना इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत हेल्दी बेवरेज है, और इससे जो है ये आपके जो डाइजेशन इश्यूज़ हैं वो भी जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और हुँ, हुँ। गोश्त हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसके साथ हमें रायता लाज़मी लेना है। ये भी हुँ, अपने हुँ। उस पोर्शन में या प्लेट के साथ जो है वो हमें इंक्लूड हुँ, करना है। हुँ, हुँ। मैम ये अब तो मैं आपने मतलब वेट लॉस डाइट प्लान को टारगेट कर लिया कि उस पे हम ईद को किस तरह से प्रॉपर्ली कैटर कर जी, जी। सकते हैं।
मैम हमें बताइएगा कि जिस तरह ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का हो गया ना, कि एक प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, बीच में ईद आ गई है तो आपने उस प्लान को किस तरह सैबोटाज नहीं होने देना। मैम अब हमें बताइएगा कि जिस तरह हमें सडन जो हमारी हेल्थ कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं ओवर ईटिंग की वजह से, या वैसे ईद में एक रूटीन का चेंज होता है, सुबह सुबह लोग, कुछ लोग जिस तरह आपने बताया मीठा खा लेते हैं, तो हमें ये भी बताइएगा कि किस तरह से हम ईद वाले दिन जो है वो स्टमक इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस दिन ईद वाले दिन ओवर ईटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली यही है कि मैंने जो बताया कि आपने अपने पोर्शन साइज को, ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये हम्म। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि वो अपनी हम्म। जो ईद वाले दिन है या जो भी हमारे चल रही होती हैं दावतें वगैरह, उसमें एक टाइम पे एक चीज को ही अपनी प्लेट में ऐड करेंगे। ये नहीं करना कि बहुत हम्म। ज्यादा आपने खा लिया और विदाउट एनी कंट्रोल आपने अपने पोर्शन साइज को भी नहीं देखा तो आपने हम्म। डाल लिया, अपनी प्लेट भर ली। दूसरा ये कि सैलेड हम्म। का इस्तेमाल मैंने बताया है, ठीक है, वो ज़रूर करना है। और फिज़ी ड्रिंक्स का यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पे मिंट मार्गरीटा और साथ रायते का इस्तेमाल लाज़मी करना है। और दूसरा हम्म। ये कि जो डिज़र्ट है वो हमने खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि हम्म। सब कुछ आपने एक साथ इकट्ठा खा लिया। और जो लोग हम्म। ग्रीन टी के बहुत यूज़ टू होते हैं, उनके लिए ये है ऑप्शन है कि वो पेपरमिंट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है हम्म। और आप जो खाने के न्यूट्रिएंट्स है उसको भी वो ज़ाया नहीं करेगा। ये हम्म। पेपरमिंट टी जो है ये बहुत मिल जाती है आम, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से में ये अवेलेबल होती है। फिर भी अगर किसी के पास हम्म। अवेलेबल नहीं है तो वो उसके लिए ये है कि वो सौंफ, इलायची और पुदीने को पानी में उबाल कर उसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम्म। ओवरऑल यही पैटर्न चलेगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्लेट के बारे में गाइड कर दूं। जी जी मैम अ, प्लीज। एक तो 2 तरह के लोगों के बारे में मैंने बात की। एक तो वो लोग हैं जो वेट लॉस डाइट पे थे और बीच में ईद आ गई और उन्होंने अपने ईद के जो दिन को है हम्म। वो किस तरह से मैनेज करना है और वो किस तरह से उन्होंने ईटिंग करनी है। पहले हम उनकी जी। प्लेट के बारे में बात करेंगे और फिर दूसरे जो जिनका वेट लॉस, जिनका कंसर्न नहीं है, जो वैसे ही हेल्दी ईटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनका वेट भी गेन ना हो और ये जो मसाइल जो हमें आ रहे होते हैं, स्टमक इश्यूज़ एंड अदर हम्म। थिंग्स, ये सारी भी अवॉइड हो जाएँ। सबसे जी। पहले मैं इस बारे में ये बताऊँगी कि जो प्लेट है ना, वो हमने अपनी फुल करके हमने खाना है। ये नहीं करना कि हम्म। हमने बार-बार अपनी प्लेट को रिफ़िल करना है। एक हम्म। मीडियम साइज़ की हमने प्लेट लेनी है, जो उसके हमने 2 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट ठीक में है। जो है वो एक पूरे आधे हिस्से में सलाद हम डालेंगे। सलाद हम्म। में जो है वो फ्रेश सैलेड आ सकता है, चना चना चाट आ सकती है, कोई भी लोबिया चाट आ सकती है, या कुछ लोग हम्म। ये जो नहीं खाना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये लाल लोबिया, सफ़ेद चना, काले चने, ये सारा कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा हम्म। रिस्ट्रिक्टेड होता है उनकी डाइट में। तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, हम्म। वो फ्रेश सैलेड जिसमें खीरा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल भी वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाली सलाद नहीं खा सकते, वो उसमें दही बल्लों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस हाफ सेक्शन में वो लोग सलाद डालेंगे। उसके बाद जो अदर हम्म। हाफ है प्लेट का, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हिस्से में आपकी रोटी आएगी, चावल आएँगे या फिर उसमें नान आएगा। तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी, एक-एक ऑप्शंस बता हम्म। रही हूँ। रोटी उसमें आ सकती है या चावल या फिर नान। रोटी हम्म। जो है, जो लोग वेट वॉचर्स हैं या जिन्होंने वेट लॉस किया था, उनके लिए रोटी 6 से 7 इंच की रोटी सीवीडी डीवीडी साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी रोटी हम्म। नहीं होनी चाहिए। और जो नान है वो 1/4 पोर्शन नान का हो सकता है या फिर 5 से 8 टेबलस्पून चावल। पुलाव बना है तो जो पुलाव है, उसके सिर्फ़ चावल उस पोर्शन में आएँगे, उसकी बोटियाँ उस पोर्शन में नहीं आएँगी। उस हाफ का जो ठीक है मैम। अदर हाफ था, उसमें जो है वो हम गोश्त डालेंगे, जो भी सालन बना हुआ है, लेकिन उसमें भी सिर्फ़ सारी बोटियाँ ही ऐड नहीं होनी चाहिए और सालन के ऊपर तड़ी और वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, 1 टू 2 टीस्पून, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है उसमें बहुत कम हम्म। जो है वो फैट होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी भी होनी हम्म। चाहिए, सिर्फ़ बोटियाँ ही नहीं होनी चाहिए। ये सारी एक प्लेट बन गई, उसके साथ हाफ कप जो है वो रायता होना चाहिए जिसमें पुदीना होना चाहिए और बेवरेज की जगह पे जो है वो मिंट मार्गरीटा, जिसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा 2 से 3 घंटे बाद हम्म। जो है वो आप अपना डिज़र्ट ले सकते हैं। डिज़र्ट में भी मिनिमम शुगर होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सबके लिए सेम ही डिज़र्ट बनता है ईद पे तो कोई बात नहीं, आप 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। टेबलस्पून जब आपने डालना है तो आपने टेबलस्पून के साथ डालना है, लेकिन जब आप खाएँगे तो आप टीस्पून के हम्म। साथ खाएँगे।
उसका लॉजिक ठीक है। ये है कि वो आपकी माइंड सैटिस्फैक्शन होगी कि आपने थोड़ा ज़्यादा खाया है। तो ये हुँ, 2 हुँ। लोगों की प्लेट थी, जिन लोगों ने वेट लॉस किया हुआ है। अगर नॉर्मल जी। लोगों की बात करें, वेट लॉस जिनका इतना कंसर्न नहीं है, जस्ट वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम यही है कि वो प्लेट के 3 इक्वल हिस्से करेंगे, इक्वल पार्ट्स करने हैं। उसमें हुँ, हुँ। एक में सैलेड डालेंगे, दूसरे में रोटी, नान या चावल होंगे एंड थर्ड पार्ट में वही सालन और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, क्वांटिटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था जी, मिस। जो आपने क्वेश्चन किया था उसके बारे में कि किस तरीके से वो अपनी प्लेट को जी। प्रेज़ेंट करेंगे और खाएँगे। जी, जी। ठीक है मैम, आपने बड़े अच्छे से कुछ हमें ओबेसिटी वगैरह के जो प्लान्स फ़ॉलो कर रहे हैं, उनका भी बता दिया है, नॉर्मल रेगुलर लोगों का भी बता दिया है, क्रोनिक इश्यूज़ के पेशेंट्स का भी आपने डिस्कस कर लिया है कि यूरिक एसिड वगैरह वाला। तो मैम अब हमें बताइएगा कि ये तो हमारे पास लाइक ईटिंग पैटर्न और ईटिंग स्टाइल हो गया। हमें कुछ कुकिंग स्टाइल और प्रिजर्वेशन, मीट प्रिजर्वेशन स्टाइल के से भी आगाह करें कि वो हम किस तरह से प्रॉपर्ली कर सकते हैं ताकि उनसे रिलेवेंट या उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, हम उनसे भी प्रिवेंटेड रहें और उनसे भी हम कंप्लीट हेल्थ हुँ। बेनिफिट्स जो है वो गेन करें। अच्छा आशा इससे पहले मैं थोड़ा-सा वो क्रॉनिक के बारे में थोड़ा मज़ीद मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करना चाहूँगी। जी, जी, श्योर मैम। क्रॉनिक जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो है यूरिक एसिड के पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिनके लिए गोश्त जो है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट में उनकी जो होता है। उसके हुँ, अलावा हुँ। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गोश्त और रेड मीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे मल्टीपल सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं। उसके अलावा जो हुँ, हुँ। डायबिटिक्स हैं वो भी, ठीक है? लेकिन हुँ, डायबिटिक्स के हुँ। लिए ये है कि वो गोश्त की से ज़्यादा अपने रोटी-चावल का ध्यान रखेंगे और जो हुँ, हुँ। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये है कि वो 1 से 2 से 4 बोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके उसके ऊपर हाइपरटेंशन के ऊपर या उनके ब्लड प्रेशर चार्ट के ऊपर क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो उससे पहले अपने डॉक्टर से एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि हर किसी के जो है वो बीपी का चार्ट एक अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट होगा। ठीक है। गर्ड के पेशेंट्स जो हैं तेज़ाबियत के शिकार जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए यही है कि वो सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एसिड ना डालें क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। उन्हें हुँ, भी हुँ। जो है वो इंडाइजेशन का इश्यू होता है। वो सारी जो गाइडलाइंस मैंने पहले बताई हैं उनको फ़ॉलो करें और खाने के जी, बाद जी। वो बहुत ज़्यादा ना लेटें, चलें-फिरें हुँ, और हुँ। वॉक वगैरह भी रखें। अब यूरिक हुँ, हुँ। एसिड के बारे में मैं थोड़ा-सा गाइड करूँ। अब यूरिक एसिड के हुँ, पेशेंट्स हुँ। ऐसे पेशेंट्स हैं कि वो लोग नहीं खा सकते गोश्त। लेकिन हुँ, अब हुँ। ईद है, वो भी उनका भी दिल चाहता है कि वो खाएँ, लेकिन उनके लिए फिर ये है कि वो 1 से 2 बोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और चना हुँ, हुँ। चाट, लोबिया चाट ये भी नहीं वो ले सकते। सैलेड वो ले सकते हैं लेकिन अगेन उसमें बंद गोभी और ये सारी चीज़ें जिस ग्रीन पत्तों वाली जो सब्जियाँ हैं वो नहीं वो लेंगे। याद हुँ, हुँ। रखें जितनी भी गैस करने वाली चीज़ें हैं वो सारी यूरिक एसिड के मसले की वजह बन सकती हैं। उसके अलावा जो है हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन जो है ये एक मेजर रीज़न होती है यूरिक एसिड के हुँ, हुँ। पेशेंट्स के लिए। तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स को बहुत एहतियात के साथ जो है अपनी ईद को गुज़ारने की ज़रूरत है। जी, जी। तो मैम ये अब यूरिक एसिड के पेशेंट्स का तो एक कंप्लीट टॉपिक भी बन सकता है। हम देखेंगे अगर हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो। हमें आप प्रिजर्वेशन और स्टोरेज के मुतालिक गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अच्छा। अच्छा कुकिंग और स्टोरेज मेथड्स के ऊपर सबसे पहले तो चूँकि जो ईद है वो आ रही है बारिशों के मौसम में, बारिशें भी हो रही हुँ, हैं, तो सबसे ज़्यादा हुँ। चांसेस जो हैं वो मैं जो सबसे पहले एक पॉइंट पे बात करूँगी वो ये बात करूँगी कि खून को जमा ना होने दिया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस हो जाते हैं घरों में। हमें हर चीज़ को प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करना है, कोविड भी चल रहा है, उसके भी कुछ एसओपीज़ को फ़ॉलो करना है, जो भी कसाई वगैरह घर में आ रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली हर चीज़ को हमें सैनिटाइज़ करना है। और सबसे ज़्यादा हमें हाइजीन का ख़्याल रखना है, जो भी हमारे कुकिंग मेथड्स हैं, स्पेशली जो गोश्त है, उसको पकाने का और उसको स्टोर करने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत हेल्दी वे में उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। अगर हम अनहाइजीनिकली मूव करेंगे चीज़ों को, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो लेकर चलेंगे। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे हुँ, पहले हुँ। मैं स्टोरेज की बात करूँगी। हमें चाहिए कि जैसे-जैसे हम गोश्त को जहाँ भी रखें वो सरफ़ेस फौरी तौर पर हम क्लीन कर दें। फिर करना ये है कि जिन बर्तनों में हम गोश्त को डाल रहे हैं, उस बर्तन में हम किसी और चीज़ को ऐड ना करें बगैर
उसको अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश किए बगैर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फिर अगर हम गोश्त को स्टोर करते हैं, मैं प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करूंगी कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा देर जो है वो गोश्त को स्टोर भी ना करें। और करना भी है तो उसे प्रॉपरली जो है वो हमें चाहिए कि प्लास्टिक शीट्स के अंदर रैप करके या फिर प्रॉपर जिपर बैग्स के अंदर एयर टाइट करके उन्हें जो है वो स्टोर किया जाए। और इससे ये होगा कि हमारे गोश्त की शेल्फ लाइफ भी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। और जो पके हुए खाने हैं ना, जैसे हम बना लेते हैं एक ही टाइम पे 4-4 डिशेज और फिर उसे फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ये हरगिज नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं कुकिंग मेथड्स की। कुकिंग मेथड्स में पहली बात तो ये कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि अनकुक्ड मीट सबको पता है वो कितना डेंजरस होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ और वो सारा कुछ किस तरह से हो रहा होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा भून भून के भी नहीं पकाना कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही हम ख़त्म कर दें। गोश्त को जो कुकिंग है, सबसे ज़्यादा जो हमारी जो है वो आजकल कल्चर में जो आया हुआ है, ट्रेंड में चल रहा होता है, वो बारबेक्यू पार्टीज़ है। ईद पे तो ये मैं कह लूँ इसके बगैर ईद गुजरती ही नहीं है, बारबेक्यू पार्टीज़ के बगैर। ये तो मस्ट होता है। ये तो मस्ट होता है, लेकिन शायद लोगों को अभी इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं है। देखने में ये लगता है, कुछ लोग या मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बारबेक्यू इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि उसमें कम ऑयल है, उसमें फ्राइंग नहीं है, उसमें बहुत वो मज़े का भी है और वो सारा कुछ। लेकिन इट्स टोटली रॉन्ग। बारबेक्यू जो हम कोयलों के ऊपर कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले लेकर आ रहा होता है। 2008 से जो है वो रिसर्चेस स्टार्ट हुई हैं इसके ऊपर, जो हम कर रहे होते हैं, ये कोयलों के ऊपर ग्रिल कर रहे होते हैं, और वो जो बारबेक्यू वगैरह हो रहा होता है, इससे इसका जो ज़्यादा है वो ये है कि चिकन का तो इतना शायद नहीं है, लेकिन जो बड़ा गोश्त है और जो छोटा गोश्त है, मटन और बीफ, उसमें फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो फैट है, वो जो फैट जब ड्रिप करती है कोयलों के ऊपर, तो उससे क्या होता है, एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कैलिकमाइंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो कार्सिनोजेंस हैं, और हमारी बॉडी में जाके ये कैंसर का कॉज कर बन सकती है। इट्स वेरी डेंजरस, एंड लोगों को ये नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और स्पेशली लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है बारबेक्यू वगैरह, इवन फूड स्ट्रीट भी भरी पड़ी हैं बारबेक्यू से। तो मैं मतलब ये अपेरेंटली ऐसे लगता है कि जैसे हम सारी जो है ना वो हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बारबेक्यू जो है वो कंप्लीट हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर नहीं उतरता पूरा। नहीं उतरता, क्योंकि उसमें कोयले की वजह से जो है उसके ऊपर उसमें कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इवन वुमेन्स में ओवेरियन कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन दो हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, और हम उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि हम किस तरीके से जो है वो इसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। हम ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही हम सारे लोगों को ये कहेंगे कि आप बारबेक्यू खाना छोड़ दें, क्योंकि अगर हम उन्हें ये कहेंगे तो वो नहीं करेंगे ऐसा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो बारबेक्यू कर रहे हैं, बारबेक्यू जब कर रहे होते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो भी हमारे अंदर जा रहा होता है, उससे क्या होता है, लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हम जब बारबेक्यू करें तो हम इस तरह से करें कि जो हवा का प्रेशर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो स्मोक है वो हमारे अंदर ना जाए। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं उसको गोश्त जो भी हम कर रहे हैं, कबाब वगैरह या गोश्त वगैरह, उसको पहले से थोड़ा सा हम कुक कर लें, ताकि उसे बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्सपोजर मिले कोयलों के ऊपर। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हम कर सकते हैं उसमें कि हम जो है बीफ की बजाय हम मटन का यूज कर लें, या उसमें फैट को रिमूव कर दें। वो भी एक अच्छा हमारे लिए साबित होगा कि फैट की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हम जो है उसमें सब्जियों को भी बारबेक्यू करें, ताकि जो है वो पहले हम सब्जियां खाएं, उसके बाद हम वो बारबेक्यू कंज्यूम करें, तो हम थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा न्यू मेथड्स में तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर उसे रैप करके और वो सारा कुछ, उससे भी आप अगर रैप करके उसे वो करेंगे तो वो भी एक समहाउ से उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। बट अगेन मैं कहूँगी बारबेक्यू इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। अगर आपने हेल्दी ऑप्शन की तरफ मूव करना है तो उसके लिए आजकल एयर फ्रायर का ऑप्शन है, बट अगेन सबके घरों में एयर फ्रायर नहीं होता है, तो आप स्टीम करके खा सकते हैं।
एंड पैन में आपको बहुत शौक है ग्रिल खाने का, तो फिर आप पैन में, जो ग्रिलिंग पैन है उसमें ग्रिल करके खा सकते हैं। तो ये कुछ स्टोरेज और कुकिंग मेथड, और इसमें स्पेशली जी बारबेक्यू का ही था जिस पे मैंने जी जी बात। जी। थैंक यू सो मच मिस सादिया, आपने हमें काफ़ी सारी मिथ्स भी बताई, डाइटरी मिथ्स भी हमारे आगे डिस्क्लोज की, और इतने अच्छे से हमें डाइटरी प्लेट का एलेबोरेट कर दिया कि अगर आपने कोई मील है आपकी की दावत वगैरह है, जिस तरह ईद पे पता है डिनर्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ होता है, तो आप किस तरह से अपनी प्लेट को इस तरह से बना सकते हैं कि आप सब पोर्शंस भी अकोमोडेट कर लें और आप अपनी डाइट भी जो है वो सबटाज ना करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी इस डिस्कशन से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और इस ईद पर ना सिर्फ हेल्दी और फिट रहेंगे बल्कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन और प्रॉपर स्टोरेज का भी जो है वो पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एजीएफ की वजह से आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये पॉसिबल हुआ। मेरी और एजीएफ की तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। हेल्दी टॉक के नेक्स्ट सेशन तक अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।